हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पुष्प के लैंगिक जनन के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया था। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नर जननांग में लघु बीजाणु धानी का क्या महत्व होता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा नर जननांग, मीन्स लघु बीजाणु धानी भी इसे बोलते हैं। नर जननांग को पुंकेसर कहते हैं, यानी जो पादपों का नर जननांग होता है वो क्या होता है, पुंकेसर होता है। और पुंकेसर सामान्यतः 3 भाग होते हैं, यानी पादपों के पुष्प में क्या पाया जाता है, नर जननांग पाया जाता है। नर जननांग को क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। और पुंकेसर के कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं। कौन कौन से, पुतंतु होता है, योजी होता है और एक परागकोश होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं पुतंतु की, कि पुतंतु क्या होता है। यह एक दामग्यनुमा स्ट्रक्चर होती है जो परागकोश से जुड़ी होती है। यानी मान लो ये पुंकेसर है, ये नीचे का जो भाग है, ये जो धाग्यनुमा स्ट्रक्चर होती है, ये कौन सी होती है, पुतंतु। दूसरी होती है योजी, यह परागपालियों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। यानी ये जो धाग्यनुमा जो स्ट्रक्चर है, यानी एक तो पुतंतु और ऊपर जो क्या पाई जाती है, परागपालियां, इनको जोड़ने का कार्य कौन करता है, योजी। तीसरा भाग है हमारा परागकोश। तीसरा कौन सा भाग है हमारा, परागकोश। यह पुंकेसर का प्रमुख भाग होता है एवं द्विबीजपत्री पादपों के परागकोश में 2 परागपालियां पाई जाती हैं। यानी जो पुंकेसर होता है, इसका प्रमुख भाग कौन सा होता है, परागकोश होता है। और द्विबीजपत्री पादपों में पुंकेसर में कितनी परागपालियां पाई जाती हैं, 2 परागपालियां पाई जाती हैं। प्रत्येक पाली में 2 लघु बीजाणु धानी होते हैं। कौन कौन से, पोलनसेक और परागकुट पाई जाती हैं। यानी 2 लघु बीजाणु धानी पाए जाते हैं। कौन कौन सा, पोलनसेक और परागकूट। इन लघु बीजाणु धानियों में लघु बीजाणु परागकण का निर्माण होता है। यानी जो ये लघु बीजाणु धानी होती है, इसमें किसका निर्माण होता है, परागकणों का निर्माण होता है। लघु बीजाणु धानी के चारों ओर 4 परतें पाई जाती हैं। यानी जो लघु बीजाणु धानी की जो स्ट्रक्चर होती है, इसके चारों तरफ कितनी परतें पाई जाती हैं, 4 परतें पाई जाती हैं। यहाँ पर देख लो, ये परागकोश है, ये नर जननांग है। यानी ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो परागकोश है, ये जो नीचे जो जुड़ा हुआ है ये पुतंतु है। और यहाँ जिस भाग से ये जुड़ा रहता है वह कौन से भाग होता है, योजी होता है। ये इसकी स्ट्रक्चर है, यानी डायग्राम है। ये हमारा परागपाली का डायग्राम है। परागपाली के 4 परतें पाई जाती, आप ध्यान से देख सकते हो कि इसमें 4 परतें पाई जाती है। बाहर की परत को हम क्या बोलते हैं, अधिश्चरम बोलते हैं। जो मध्य में पाई जाती है मध्यभित्ति बोलते हैं। और जो अंदर ही अंदर पाई जाती है उसे अंतःभित्ति बोलते हैं। और जो ये स्ट्रक्चर पाई जाती है इसे क्या बोलते हैं, टेपिटम बोलते हैं। सबसे पहली भित्ति कौन सी है, अधिश्चरम यानी एपिडर्मिस। यह एक स्त्री होती है और इसकी कोशिकाएं अत्यंत दृढ़ व मजबूत होती हैं और परागकोश की सुरक्षा करती है। यानी जो एपिडर्मिस होती है, देखना डायग्राम में, यह बाहर की जो परत होती है ये कौन सी है, एपिडर्मिस होती है। यह एक स्तरीय परत होती है और अत्यंत मजबूत और दृढ़ होती है ये। इसके बाद में सेकंड पॉइंट हमारा, और जो परागकोश है उसकी सुरक्षा करती है। यानी जाहिर सी बात है कि जो दृढ़ भाग होता है वो हमेशा किसी न किसी भाग की सुरक्षा करता है। तो ये किसकी रक्षा करता है या सुरक्षा करता है, तो ये परागकोश की सुरक्षा करता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट है दूसरा है अंतःभित्ति यानी एंडोथीसियम। यह बहुस्तरीय परत है। इसकी कोशिकाओं की कोशिका भित्ति अल्फा सेलुलोज से बनी होती है और यह शुष्क परिस्थितियों में यह स्तर परिपक्व परागकोश के स्फुटन में सहायता करता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, ये जो दूसरा भाग है ये किसका है, अंतःभित्ति यानी एंडोथीसियम का है। और यह बहुस्तरीय होती है, यानी इसके अंदर 3-4 लेयर पाई जाती हैं। यह भाग अंतःभित्ति का है और इसके अंदर 3-4 लेयर पाई जाती है। और इसकी कोशिका अल्फा सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, अल्फा सेलुलोज की इसकी कोशिका भित्ति बनी होती है। और ये परिपक्व होकर किसके स्फुटन में सहायता करती है, परागकोश के स्फुटन में सहायता करती है। इसके बाद में देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट तीसरा है मध्य स्तर।
यह 3 से 4 स्तरीय परत है जो अस्थायी होती है। यह परत अपघटित होने से पहले अपने पोषक पदार्थ टेपिटम को प्रदान करती है। यानी डायग्राम में देखना, यह जो अंत परत है या मध्य स्तर की जो परत बोलते हैं इसे, ये वाली भाग होती है। यह 3 से 4 स्तरीय परत होती है, लेकिन ये अस्थायी होती है। यानी इसको अपघटित होने से पहले ये पूरे के पूरे अपने पोषक पदार्थ किसको प्रदान कर देती है? यह टेपिटम को प्रदान कर देती है। इसके बाद में हम देखते हैं कि टेपिटम क्या होता है। यह सबसे आंतरिक परत होती है, यानी सबसे अंदर के पाई जाने वाली परत कौन सी है? टेपिटम। इसकी कोशिकाएं अत्यधिक बड़ी होती है और संख्या में कम होती है। प्रारंभिक अवस्था में इन कोशिकाओं में एक केंद्रक होता है, लेकिन परिपक्व में यह कोशिकाएं बहुकेंद्रीय हो जाती है। यानी यह सबसे अंदर की तरफ पाई जाती है। डायग्राम में देखना, यह जो परत है, यह कौन सी है? यह टेपिटम की परत है। प्रारंभिक अवस्था में इनकी कोशिकाओं की संख्या में एक केंद्रक पाया जाता है, लेकिन जब यह परिपक्व हो जाती है तो इसकी अवस्था में बहुकेंद्रीय का निर्माण हो जाता है, बहुकेंद्रकों का निर्माण हो जाता है। टेपिटम कितने प्रकार का होता है? टेपिटम 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला है अमीबीय टेपिटम या पेरिप्लाज्मोडियम टेपिटम। इस प्रकार के टेपिटम में टेपिटम कोशिकाओं की अंतःभित्ति अपघटित हो जाती है और इन कोशिकाओं का समस्त जीवद्रव्य लघु बीजाणुधानी यानी प्रागपुट में प्रवेश कर जाता है और यह जीवद्रव्य आपस में मिलकर विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, जिसे पेरिप्लाज्मोडियम बोलते हैं। और फॉर एग्जाम्पल इस प्रकार का अमीबी टेपिटम किस किस में पाया जाता है? ड्रोसेरा में पाया जाता है, टाइफा में पाया जाता है, एलिस्मा में पाया जाता है, ट्रेंडेस्केसिया में पाया जाता है। इन सभी में किस प्रकार का टेपिटम पाया जाता है? अमीबीय टेपिटम पाया जाता है। इसके बाद में दूसरा टेपिटम कौन सा है देखते हैं। दूसरा है स्त्रावी टेपिटम या ग्रंथिल टेपिटम। इस प्रकार के टेपिटम में टेपिटम कोशिकाओं की अंतःभित्ति से पोषक पदार्थ लघु बीजाणुधानी यानी प्रागपुट में पहुंचते हैं। और ऐसा किन किन पादपों में होता है? फॉर एग्जाम्पल अधिकांश पादपों में स्त्रावित टेपिटम पाया जाता है। इस टेपिटम में लिपिड से बनी हुई गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं। यानी इस टेपिटम में लिपिड से बनी हुई गोलाकार स्ट्रक्चर पाई जाती है और इन संरचनाओं को हम प्रोयूबिस्काय कहते हैं। यानी जो गोलाकार, जो वसा से निर्मित जो टेपिटम की गोलाकार स्ट्रक्चर पाई जाती है उन्हें प्रोयूबिस्काय बोलते हैं। जब इस प्रोयूबिस्काय के चार ओर, यानी इस जो प्रोयूबिस्काय है इसके चारों ओर स्पोरेलिन का जमाव हो जाता है। जमाव होने के कारण यूबिस्काय का निर्माण हो जाता है। यानी यहाँ पर प्रोयूबिस्काय का इसके चारों ओर किसका निर्माण? स्पोरेलिन का निर्माण होने के कारण यह यूबिस्काय में परिवर्तित या कन्वर्टेड हो जाता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं टेपिटम के कार्य, कि टेपिटम के कार्य कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला पॉइंट है टेपिटम के कार्य में इसके द्वारा स्पोरेलिन का निर्माण होता है। जो स्पोरेलिन होता है उसका निर्माण किसके द्वारा होता है? टेपिटम के द्वारा, जो परागकण लंबे समय तक जीवाश्म के रूप में बनाए रखता है। यानी स्पोरेलिन का कार्य होता है कि जो परागकण होता है उसको लंबे समय तक अवधि प्रदान करता है ताकि वो जल्दी से जल्दी नष्ट ना हो सके। दूसरा पॉइंट है बनने वाला लघु बीजाणु वह परागकणों को पोषण प्रदान करता है। यानी जो लघु बीजाणु बनते हैं वह परागकणों को, लघु बीजाणु और परागकणों को क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। थर्ड पॉइंट है इसके द्वारा केलोस का निर्माण होता है और यह केलोस लघु बीजाणु को आपस में जोड़े रखने का कार्य करता है। यानी टेपिटम के द्वारा किसका निर्माण होता है? केलोस का निर्माण होता है और जो केलोस होता है यह लघु बीजाणुधानी को आपस में जोड़े रखने का कार्य करता है। इसके बाद में हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। इनके द्वारा चिपचिपे पदार्थ का निर्माण होता है जो परागकण के ऊपर एक आवरण बनाता है। यानी इनके द्वारा एक चिपचिपे पदार्थ का निर्माण होता है जो परागकण के ऊपर एक आवरण बनाता है और इस आवरण को क्या बोलते हैं? पोलन किट बोलते हैं। और यह आवरण परागकणों में सहायता करता है। यानी जो भी परागकण आता है उनको आपस में चेप लेता है, यानी चिपचिपा होने के कारण यह आपस में चेप लेता है और परागकण क्रिया में सहायता करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी इतनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।
फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के वास्ते थैंक यू भाई लोग। एंड अभी इसको लाइक भी करो भाई, कमेंट भी करो और सब्सक्राइब भी करो। ये तुम्हारा अपना चैनल है दादा। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे।